चैप्टर 51 म्यूटेटेड फॉरेस्ट की ट्रिप क्लोवर किंग। चैप्टर 51 म्यूटेटेड फॉरेस्ट की ट्रिप क्लोवर किंग। देखो वहां एक रोबोट है, कितना प्यारा है। एक महिला क्लासमेट को उनके सामने एक बड़े पेड़ पर हथेली के आकार का ट्रांसफॉर्मर जैसा रोबोट मिला जो चुवेई और उसके ग्रुप को देख रहा था। यह एक छोटा रोबोट है जो म्यूटेट हो गया है। इंसानों की तरह वे भी बड़े हो जाएंगे। यांग किंगक्सू की बात सुनकर चुवेई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस माने में सच में बहुत सी चौंकाने वाली चीजें हैं। रोबोट के अलावा चू वेई ने किताबों में यह भी पढ़ा है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के आने की वजह से कुछ समुद्र या रेगिस्तान जीवन के रूप में बदल गए हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। कुछ तो चौथे दर्जे के म्यूटेंट जानवरों के लेवल तक भी पहुंच गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का म्यूटेंट जानवर इंसानी जागृति के दायरे में पहले से ही एक मजबूत इंसान है। इस तरह का शक्तिशाली म्यूटेंट जानवर जब तक पागल हो जाता है, ताइवान शहर जैसे छोटे शहर को आसानी से नष्ट करना बहुत आसान है। अरे देखो, यह एक म्यूटेटेड स्पिरिचुअल दवा लगती है, क्लोवर। सब लोग तुरंत भागे। क्लोवर स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स बनाने का मुख्य मटेरियल है जो उनके लिए एक जानलेवा लालच है। चू वेई भी वहां आ गया। स्पिरिचुअल एनर्जी पिल अब उसके काम की नहीं थी। चूंकि वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 पर पहुंच गया था, इसलिए सिस्टम ने उसे स्पिरिचुअल एनर्जी पिल खाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स नहीं दिए। लेकिन क्लोवर एक बहुत ही दिलचस्प स्पिरिचुअल दवा है। शायद म्यूटेशन की वजह से उनके पैर होते हैं। जब वे लोगों को उन्हें पकड़ने आते देखते हैं तो वे भाग जाते हैं। सब लोग पीछा करने लगे। स्टूडेंट्स, पीछा मत करो, जंगल बहुत खतरनाक है। यांग किंगक्सू जोर से चिल्लाया, लेकिन सबने नहीं सुना। पहले वाले पिरान्हा और छोटे रोबोट सब बकवास थे। अब इस जंगल के खतरों से कोई नहीं डरता था। जैसे ही सब लोग क्लोवर का पीछा कर रहे थे, उनके सामने की जमीन अचानक थोड़ी हिली और फिर सबके सामने एक बहुत बड़ा क्लोवर आ गया। स्टूडेंट्स, खतरा, वह क्लोवर किंग है। यांग किंगक्सू चिल्लाई और उसी समय उसका शरीर तेजी से क्लोवर किंग की ओर बढ़ा। क्लोवर किंग एक म्यूटेंट जानवर है जिसमें इंसानी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 5 की ताकत है। यह म्यूटेंट जानवर चू वेई को छोड़कर सीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को मारने के लिए काफी है। क्लोवर किंग 3 मीटर से ज्यादा लंबा इंसान जैसा था और उसके सिर पर 3 छोटी नावों की तरह 3 पत्ते थे। क्लास 101 के लोग अचानक घबरा गए और वे घबराकर पीछे हट गए। क्लोवर किंग ने जिन स्टूडेंट्स का पीछा किया था, उनमें से कुछ क्लोवर किंग की बेल जैसी बाहों में डर के मारे रोने लगे। यांग किंगक्सू चिल्लाई, डरो मत क्लासमेट्स। उसी समय उसने अपनी हथेली जमीन पर दबाई और मिट्टी जैसी पीली सुपरनेचुरल पावर की एक धारा जमीन से गुजरकर उस स्टूडेंट के पैरों तक आ गई जिसका क्लोवर किंग पीछा कर रहा था। हालांकि यांग किंगक्सू जवान थी, लेकिन वह पहले से ही सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल करती थी और उसके पास मिट्टी की सुपरनेचुरल शक्ति थी। अलौकिक शक्ति जमीन से निकली और मिट्टी में मिलकर एक मिट्टी की ढाल बना दी जो एक व्यक्ति से भी ज्यादा ऊंची थी, ताकि अंदर मौजूद इस छात्र की रक्षा हो सके। उसी समय इस छात्र के पैरों के नीचे की मिट्टी उछलकर 2 लंबे भाले बन गए जो सीधे क्लोवर किंग तक जा पहुंचे। हालांकि क्लोवर किंग साइज में बड़ा था, लेकिन वह बहुत तेज था। लंबे भाले को चकमा देने के बाद वह सीधे क्लास फ्लावर मो कांगक्सू के पास गया जो उसके सबसे करीब था। मो कांगक्सू का चेहरा एकदम बदल गया। उसके पास लेवल 1 की स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी, तो वह लेवल 5 की स्पिरिचुअल एनर्जी वाले क्लोवर किंग का मुकाबला कैसे कर सकती थी। मो कांगक्सू पर हमला होते देख यांग किंगक्सू का चेहरा भी बदल गया। हालांकि क्लोवर किंग उसका विरोधी नहीं था, लेकिन विरोधी की स्पीड बहुत तेज थी और उसे बचाने में उसे बहुत देर हो गई। मो कांगक्सू से ज्यादा दूर झांग जून नहीं था। झांग जून पहले 300 जिन ताकत वाले आदमखोर पौधे से निपटने में बहुत काबिल था, लेकिन अब क्लोवर किंग को हमला करते देखकर वह डर के मारे एक तरफ हट गया। हालांकि वह मो कांगक्सू को पसंद करता था, लेकिन यह उसकी अपनी जिंदगी जितना जरूरी नहीं था। मो कांगज्यू ने क्लोवर किंग को आते देखा और उसने अपने सिर पर छोटी नावों की तरह पत्ते खोले, जिससे 2 मीटर लंबा नुकीले दांतों वाला एक बड़ा मुंह दिखाई दिया। मो कांगज्यू उसे बिल्कुल भी टाल नहीं सका। इस समय उसके पीले चेहरे पर अचानक घबराहट बंद हो गई और इसके विपरीत उसे राहत महसूस हुई। मर जाना बेहतर है। मैं बहुत कमजोर हूं। मो कांगक्सू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विरोध नहीं किया। चैप्टर 52 क्योंकि मैं आगे लोगों को मारने जा रहा हूं। चैप्टर 52 क्योंकि मैं आगे लोगों को मारने जा रहा हूं। अचानक मो कांगक्सू को लगा कि कोई उसे गले लगा रहा है और उसी समय चू वेई की आवाज उसके कानों में आई, स्पिरिट शील्ड। सबने देखा कि जब क्लोवर किंग मो कांगक्सू को खाने ही वाला था तो चू वेई अचानक दौड़कर आया और उसकी कलाई पर लगी स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। क्लोवर किंग ने ढाल के साथ दोनों लोगों के शरीर निगल लिए और फिर हवा के झोंके की तरह जंगल की गहराई की ओर भाग गया। चू वेई, यांग किंगक्सू चिल्लाई, चू वेई स्कूल की मुख्य सुरक्षित व्यक्ति है।
अगर कुछ गलत हुआ तो असेसमेंट में फेल होना उसके लिए छोटी बात है, और वह इसे कैसे समझाएगी। क्लोवर किंग और तेज दौड़ा और पलक झपकते ही लोगों की नजरों से ओझल हो गया। यांग किंगक्स्यू ने अपने पैर हिलाए और उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन यहाँ इतने सारे क्लासमेट हैं, अगर दूसरे ताकतवर म्यूटेंट जानवर आ गए तो वे निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को मार देंगे। यांग किंगक्सू ने अपने होंठ काटे, मुझे शांत रहने की जरूरत है। वैसे जब क्लोवर किंग ने चूवेई और दूसरों को खाया तो मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी एक शील्ड देखी। यह सोचकर यांग किंगक्स्यू ने एक लंबी सांस ली, वह आदमी सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर है, वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। लगता है मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एक सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर, एक प्रोफेशनल वेपन मेकर, भले ही उसकी ताकत बहुत अच्छी न हो, लेकिन जब तक वह एक डिफेंसिव वेपन बनाता है, मुझे डर है कि सेकंड लेवल म्यूटेंट बीस्ट के लिए भी उसका कुछ करना मुश्किल होगा। यह तो छोड़ ही दें कि क्लोवर किंग सिर्फ तेज है और उसकी ताकत सिर्फ लेवल 5 स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेवल 1 भी नहीं। यह सोचकर यांग किंगक्सू को थोड़ी राहत मिली। चू वेई मो कांगक्सू को पकड़े हुए था और क्लोवर किंग के पेट में बेतहाशा भाग रहा था। असल में जब तक चू वेई अभी बाहर निकलना चाहता, वह तुरंत निकल सकता था। हालांकि क्लोवर किंग का दायरा चू वेई से 3 छोटे लेवल ऊपर था, लेकिन चू वेई के पास एक दूसरे लेवल का हथियार था, स्लैशिंग नाइफ। स्लैशिंग नाइफ की तेजी से पहले लेवल के म्यूटेंट जानवर को भी आसानी से काटा जा सकता था। क्लोवर किंग की तो बात ही छोड़िए। आधे घंटे तक जंगल में दौड़ने के बाद क्लोवर किंग अचानक रुक गया। उसके बेल जैसे हाथों ने अचानक उसका पेट पकड़ लिया, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अचानक क्लोवर किंग के पेट से एक बर्फ जैसी सफेद तलवार निकली और फिर उसने जोर से काटा। क्लोवर किंग, जो स्पिरिचुअल एनर्जी में लेवल 5 पर था, तुरंत ही उसका पेट फाड़ दिया गया। चू वेई और पेट में मो कांगक्स्यू लाश पर दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एक स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड ने उन्हें लपेट लिया। इस समय शील्ड क्लोवर किंग के हरे खून से भरी हुई थी। चू वेई ने मो कांगक्सू को उठाया, क्लोवर किंग की गंदी लाश से बाहर कूदा और फिर ढाल हटा दी। जब चू वेई ने मो कांगक्स्यू को फिर से छोड़ा तो दोनों ने एक ही समय में दूसरी तरफ देखा। मो कांगक्स्यू को कभी किसी लड़के ने गले नहीं लगाया था और चू वेई ने कभी किसी लड़की को गले नहीं लगाया था। हालांकि चू वेई इस साल 16 साल का है, लेकिन जब वह धरती पर था तो उनके जूनियर हाई स्कूल ने कम उम्र में प्यार करने पर रोक लगा दी थी, इसलिए चू का पहला प्यार अभी भी वही है। मो कांगक्स्यू का हमेशा ठंडा चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, थैंक यू। नहीं, तुम्हें बचाने का मेरा अपना मकसद है। मो कांगक्स्यू ने थोड़ा सा मुंह बनाया। चू वेई ने आगे कहा, क्योंकि मैं आगे बहुत से लोगों को मारने वाला हूं और मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को पता चले। चू वेई ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे मरे हुए क्लोवर किंग पर रख दिया। डिंग, सिस्टम बायोलॉजिकल जीन निकाल रहा है। डिंग, होस्ट को 1 पॉइंट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट मिलता है। 5000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स मिले। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 6750/40,000। होस्ट का मौजूदा पैनल। ताकत 10 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 1000 किलोग्राम है। स्टेमिना 4 पॉइंट्स, 400 किलोग्राम से कम वजन के हमलों से बचाव कर सकता है। फुर्ती 4 पॉइंट्स, हर सेकंड 3 अटैक। स्पिरिट 5 पॉइंट्स, 5 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट को साफ महसूस कर सकता है। विजडम 1 पॉइंट। नोट, होस्ट खुद से अलग अलग प्रोफेशन नॉलेज पाने के लिए विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए भी विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। स्पिरिट वैल्यू 6750/40,000। अभी का स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0 पॉइंट्स। सिस्टम के अगले वर्षन में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 0/100 पॉइंट्स बचे हैं। होस्ट की क्षमता रेड लाइटनिंग। होस्ट ऑक्यूपेशन सेकंड लेवल इक्विपमेंट रिफाइनर। पता चला है कि बायोलॉजिकल जीन निकालने से स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू भी मिल सकती है और यह अभी भी बहुत बड़ी है। चू वेई की आंखें थोड़ी हैरान थीं। उसने कई बार बायोलॉजिकल जीन निकाले थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसे स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिली। हालांकि यह एक बहुत अच्छी बात थी। चू वेई असल में एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एबिलिटीज निकालने के लिए जीवों का शिकार करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू भी निकाल सकता है। ऐसा लगता है कि यह उसके लिए जल्दी से मजबूत बनने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। चैप्टर 53 म्यूटेटेड स्नो वुल्फ्स को मारना। चैप्टर 53 म्यूटेटेड स्नो वुल्फ्स को मारना। मो कांगक्स्यू ने थोड़ा सा मुंह बनाया। लोगों को मारना? उसे ठीक से समझ नहीं आया। आह! अचानक उनके बाईं ओर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनके सामने 10 से ज्यादा म्यूटेंट भेड़िए दिखाई दे रहे हैं, जो 1 मीटर से ज्यादा लंबे थे और उनके सिर पर 3 आंखें थीं। उन्होंने अपने दांत दिखाए, जिससे उनके बर्फ जैसे सफेद नुकीले दांत चॉपस्टिक जितने लंबे दिख रहे थे, जैसे वे आसानी से इंसान की हड्डियां काट सकते हों।
यह एक म्यूटेंट स्नो वुल्फ है जो इंसानी लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी के बराबर है। मो कांगक्स्यू का शरीर थोड़ा कांप उठा। यह म्यूटेंट स्नो वुल्फ हर बार खाने से पहले अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े कर देता था। उसने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। इसे पहन लो, शील्ड चालू कर लो, ये भेड़िए तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। चू वेई ने अपने हाथ से आध्यात्मिक ढाल उतारकर मो कांगक्स्यू को दे दी। मो कांगक्स्यू थोड़ा चौंका और बोला, तुम्हारा क्या हाल है? मो कांगक्स्यू जानती थी कि चू वेई काफी ताकतवर है और उसके पास सेकंड लेवल का हथियार भी था, लेकिन स्पिरिचुअल शील्ड के बिना उसके पास कोई बचाव नहीं था। अगर ये भेड़िए एक साथ हमला करते तो उसे चिंता थी कि चू वेई की संख्या कम हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था कि इसे पहनो, चू वेई ने बिना किसी सवाल के कहा और फिर खुद मो कांगक्स्यू के हाथ पर ब्रेसलेट शील्ड पहनाई और स्पिरिचुअल शील्ड चालू कर दी। मो कांगक्स्यू फिर से चौंक गई। इस खतरनाक स्थिति में उसने अपने दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। मो कांगक्स्यू को निपटाने के बाद चू वेई ने एक रुख अपनाया और अकेले स्पिरिचुअल लेवल 2 के साथ 10 से ज्यादा म्यूटेंट स्नो वुल्फ का सामना किया। चू वेई का इरादा अपने चाकू का इस्तेमाल करने का नहीं था। चाकू एक सेकंड लेवल का हथियार था और इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती थी। चू वेई सिर्फ सेकंड लेवल स्पिरिचुअल दायरे में था। अगर वह चाकू को लगातार 5 बार घुमाता तो चाकू से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती। कटने वाले चाकू के अलावा चू वेई ने निकलने से पहले दूसरे फर्स्ट लेवल हथियार लाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आखिर में चू वेई ने मना कर दिया। पहले लेवल के हथियार इस्तेमाल करते समय भी चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, इसलिए चू वेई की स्ट्रैटेजी है कि जब किसी ताकतवर म्यूटेंट जानवर का सामना हो तो वह स्लैशिंग नाइफ का इस्तेमाल करके चुपके से हमला करे। आखिर स्लैशिंग नाइफ एक दूसरे लेवल का हथियार है और इसकी तेजी किसी भी पहले लेवल के म्यूटेंट जानवर का सिर काटने के लिए काफी है। अगर उसका सामना किसी कमजोर म्यूटेंट जानवर से होता है तो चू वेई खुद ही उसे खत्म करने का प्लान बनाता है। आखिर उसके पास एक स्पिरिचुअल शील्ड और स्टील और लकड़ी का आर्मर है। पहले लेवल के म्यूटेंट जानवरों की तो बात ही छोड़िए, दूसरे लेवल के म्यूटेंट जानवर भी शायद उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आओ! एक दर्जन से ज्यादा म्यूटेंट स्नो वुल्फ ने एक साथ गरजते हुए चू वेई पर हमला कर दिया। चलो भी! चू वेई चिल्लाया, उसका चेहरा शांत हो गया। उसने मुक्का मारा और चू वेई की तरफ दौड़े पहले म्यूटेंट स्नो वुल्फ के सिर पर चू वेई ने वार किया। चू वेई ने सीधे उसके चॉपस्टिक जितने लंबे नुकीले दांतों में से एक को तोड़ दिया। उसका शरीर कई मीटर दूर जाकर जमीन पर पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। इस एक बर्फीले भेड़िए ने चू वेई के मुक्के का फायदा उठाया और बगल से हमला किया और चू वेई का सिर निगलने के लिए अपना मुंह चौड़ा कर लिया। ध्यान से! मो कांगक्सू हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने चू वेई ने अचानक अपना पैर उठाया और उसके सिर के ऊपर से लात मारी, बर्फ के भेड़िए की ठुड्डी पर लात मारी और बर्फ के भेड़िए को 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा फेंक दिया। बहुत बढ़िया! मो कांगक्स्यू ने अपनी आंखें नहीं झपकाईं। इस समय उसका एक्सप्रेशन, जो आमतौर पर बेपरवाह रहता था, लगभग वैसा ही था जैसे कोई फैन गर्ल अपने आइडल को देख रही हो। चू वेई ने दाएं बाएं मुक्के मारे और 2 और स्नो वुल्फ को चू वेई ने जवाब दिया। चू वेई ने अपने पैर हिलाए और इस बार वह सच में बर्फ के भेड़ियों के झुंड के बीच में पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठियां उठाईं और मुक्के और लातें मारी और हर चाल में 2,000 पाउंड से ज्यादा ताकत थी और स्पीड बहुत तेज थी। ये बर्फीले भेड़िए कैसे विरोध कर सकते थे और चू वेई ने जल्द ही उन सभी से निपट लिया। चू वेई ने अपना हाथ एक मरे हुए बर्फ के भेड़िए पर रखा। डिंग! सिस्टम ने बायोलॉजिकल जीन को सफलतापूर्वक निकाल लिया। होस्ट को एक एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट और 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। अभी एजिलिटी एट्रीब्यूट 5 पॉइंट्स है और यह हर सेकंड 3-5 अटैक कर सकता है। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 7750/40,000 है। चू वेई दूसरे स्नो वुल्फ के शरीर के पास गया। डिंग! होस्ट को 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। इस बार कोई एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिला। चू वेई को ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिर अभी भी बहुत सारे स्नो वुल्फ की लाशें थीं। मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार यह सिस्टम मिला था तो स्कूल के पीछे पहाड़ में ज़ॉम्बी की लाशों के जीन निकालने पर भी ऐसा ही हुआ था। भले ही यह एक ही जीव हो, लेकिन जीन निकालने के इनाम कभी कभी अलग अलग होते हैं। चू वेई ने अपना हाथ अपने पास रखे बर्फीले भेड़िए के शरीर पर रखा। चैप्टर 54 म्यूटेंट स्नो वुल्फ पैक के एट्रीब्यूट पॉइंट्स पाना। चैप्टर 54 म्यूटेंट स्नो वुल्फ पैक के एट्रीब्यूट पॉइंट्स पाना। डिंग! होस्ट को 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पाने के लिए बधाई। अभी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 11 पॉइंट है, जिससे 1100 जिन की अटैक पावर मिल सकती है। इस बार चू वेई को एक अलग इनाम मिला। चू वेई ने कुछ देर रुककर सोचा, क्या इस सिस्टम में जीन निकालने का कोई नियम है?
लेकिन चू वेई ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब तक वह मजबूत होता जाएगा सब ठीक रहेगा। डिंग। होस्ट को एजिलिटी एट्रीब्यूट का 1 पॉइंट पाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट को 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 8750 बटा 40,000। डिंग। होस्ट को एजिलिटी एट्रीब्यूट वैल्यू का 1 पॉइंट मिला। अभी एजिलिटी एट्रीब्यूट वैल्यू 7 पॉइंट है और अटैक स्पीड 4 बार प्रति सेकंड है। डिंग। होस्ट को 1000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू मिली। डिंग। होस्ट को 1 पॉइंट की ताकत मिली। जल्द ही चू वेई ने सभी स्नो वुल्फ लाशों से जीन्स निकाल लिए। सिस्टम मेरा एट्रीब्यूट पैनल खोलता है। ठीक है होस्ट। होस्ट का मौजूदा पैनल इस तरह है। ताकत 13 पॉइंट्स, जिससे 1300 जिन की अटैक पावर हो सकती है। फिजिकल ताकत 4 पॉइंट्स, 400 किलोग्राम से कम वजन के हमलों से बचाव कर सकता है। फुर्ती 10 पॉइंट्स, 5 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 5 पॉइंट्स, 5 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट को साफ साफ महसूस कर सकता है। विजडम 1 पॉइंट। नोट, होस्ट खुद से अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए भी विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 13,750 बटा 40,000। अभी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 है। मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0 पॉइंट्स। सिस्टम के अगले वर्जन को अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 0 बटा 100 की जरूरत है। होस्ट की क्षमता लाल बिजली। होस्ट का काम दूसरे लेवल का हथियार रिफाइनर। अपने विशेषता पैनल को देखते हुए चू वेई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि इस बार 10 से अधिक बर्फ भेड़िया लाशों को निकालने से प्राप्त सबसे अधिक विशेषता अंक चपलता विशेषता अंक हैं और चपलता विशेषता अंक में 6 अंकों की वृद्धि हुई है। अभी यह हर सेकंड 5 बार हमला कर सकता है। मुझे डर है कि स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 4 वाले कई लोग यह स्पीड नहीं कर सकते। दूसरा एट्रीब्यूट पॉइंट जो बदला है वह स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पॉइंट है, जो 3 पॉइंट बढ़ गया है और 1300 किलोग्राम स्ट्रेंथ पैदा कर सकता है। बेशक इस बार सबसे ज्यादा फायदा स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का हुआ, जो असल में 7,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया। अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी अभी स्पिरिचुअल एनर्जी स्कूल में एडमिशन लिया है उसे इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाए तो वह लगभग सीधे स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 1 तक पहुंच सकता है। यह सिस्टम सच में कमाल का है। चू वेई ने सच्चे दिल से तारीफ की। पूरे स्कूल में और कौन इतनी जल्दी मजबूत बन सकता है सिवाय उसके जिसके पास सिस्टम है। इस समय चू वेई के मन में सिस्टम की आवाज अचानक खुशी से गूंजी। डिंग। होस्ट की तारीफ के लिए धन्यवाद और 5,000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू का इनाम। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलता है। चू वेई हैरान रह गया, स्तब्ध। कभी कभी सिस्टम का पैसिव मोड रिवॉर्ड सच में बहुत अचानक आ जाता है और इस बार इसका कारण यह है कि मैंने इसकी तारीफ की। कितना रियलिस्टिक सिस्टम है। तथापि यह एक सरप्राइज हो सकता है। यह शायद खुशी का एहसास है। अरे तुम ठीक हो। मो कांगक्स्यू ने देखा कि सभी स्नो वुल्फ मर चुके थे। उसने स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड हटाई और चू वेई को मुश्किल एक्सप्रेशन से देखा। चू वेई की लड़ने की ताकत अभी बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी 2 के लेवल पर था, उसने उसी लेवल के 10 से ज्यादा म्यूटेंट स्नो वुल्फ को आसानी से हरा दिया। इससे वह सच में हैरान रह गई। अगर वह स्पिरिचुअल एनर्जी 2 के लेवल का कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता तो इतने सारे लोगों से डील करना तो दूर, मुझे डर है कि वह एक से भी डील नहीं कर पाता। आखिर उसी लेवल के म्यूटेंट जानवर नेचुरली इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं ठीक हूं, चू वेई ने हल्के से कहा। मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड दो। मो कांगक्स्यू थोड़ा हैरान हुआ। उसने ब्रेसलेट उतार दिया और थोड़ा निराश दिखा। उसी समय उसने खुद से कहा, हाँ, ढाल जैसी कीमती चीज कौन देने को तैयार होगा। चैप्टर 55 ऑरा शील्ड को चार्ज करना। चैप्टर 55 ऑरा शील्ड को चार्ज करना। चू वेई ने शील्ड ब्रेसलेट लिया और उसे देखा। ब्रेसलेट पर एक एनर्जी मीटर था, 0-100। अगर एनर्जी मीटर पर नंबर 0 था तो इसका मतलब था कि शील्ड का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता। इस समय शील्ड की सुरक्षा करना जरूरी था। शील्ड स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है। इस समय शील्ड पर संख्या 40 है। आधी से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो चुकी है। चू वेई ने अपना हाथ हिलाया और उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी की धाराएं स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड में बहने लगीं। जब ऑरा शील्ड का एनर्जी एक्सप्रेशन 90 तक पहुंचा तो चू वेई को अपने शरीर से सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। हालांकि इस ऑरा शील्ड का इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसे चार्ज करने में आपका बहुत सारा ऑरा खर्च होता है। चू वेई के अभी के ऑरा के साथ वह सिर्फ 50 एनर्जी तक चार्ज कर सकता है। मो कांगक्सू को चार्ज किया हुआ ब्रेसलेट देते हुए चू वेई ने शांति से कहा, इसे पहन लो। मो कांगक्स्यू फिर से हैरान रह गया।
पता चला कि वह अभी उसे वापस नहीं ले रहा था, बल्कि ब्रेसलेट को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा था। मो ने जूजू के पतले हाथ से ब्रेसलेट ले लिया। चू वेई की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके दिल में उसे शर्म, शुक्रगुजारी महसूस हुई और दूसरों से सुरक्षा मिलने पर उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। धन्यवाद। मो कांगक्स्यू, जो हमेशा बेपरवाह रहती थी, उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में बोली, ठीक वैसे ही जैसे वेन जिंग जैसी शर्मीली लड़कियां अपने आइडल को देखकर बोलती हैं। चू वेई ने मो कांगक्स्यू के हाव भाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मो कांगक्स्यू को स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड दी क्योंकि जब मो को खतरा हुआ तो वह उसे बचाने से ध्यान भटकाने में बहुत आलसी थे। ऑरा शील्ड के अलावा चू वेई के पास स्टील और लकड़ी का आर्मर भी है। इस आर्मर की डिफेंसिव पावर निश्चित रूप से ऑरा शील्ड के ऊपर ही है, इसलिए चू वेई को डिफेंस की चिंता नहीं है। जाहिर है मो कांगक्स्यू भी समझ गई थी कि वह चू वेई को रोक रही है, इसलिए उसने स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड हटा दी। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं थोड़ी देर वहां बैठने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मो कांगक्स्यू का चेहरा थोड़ा खराब हो गया जब उसने चू वेई को स्पिरिचुअल एनर्जी शील्ड चार्ज करते देखा। मैं ठीक हूं। चू वेई एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। मो कांगक्स्यू की आंखें थोड़ी हिलीं और उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में फिर से निराशा की झलक दिखी। मो कांगक्स्यू पास से गुजरा और चू वेई से करीब 1 मीटर दूर बैठ गया और बीच बीच में अनजाने में चू वेई को देखता रहा। वे दोनों आधे घंटे तक चुपचाप बैठे रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार जंगल के बाहर हमें लेवल 5 ऑरा वाला कोई म्यूटेंट जानवर मिलेगा। चू वेई ने क्लोवर किंग के शरीर को देखा और शांति से बोला। मो कांगक्स्यू ने अपनी आंखों में कुछ शक के साथ सिर हिलाया। उसने पहले जिन सीनियर्स के बारे में सुना था, उन्होंने कहा था कि जंगल के ज्यादातर बाहरी इलाकों में म्यूटेंट जानवर थे जिनकी अटैक पावर कम थी। उसके सामने क्लोवर किंग को बाहरी जंगल में नहीं दिखना चाहिए। बूम! दूर जंगल से जमीन पर हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मो कांगक्स्यू का चेहरा थोड़ा टेंशन में था और वह तुरंत खड़ी हो गई, किसी भी समय अपने हाथ पर शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए तैयार। घबराओ मत, यह शोर जंगल से आ रहा है। चू वेई ने जंगल के दूसरी तरफ देखा, जो जंगल में और अंदर था। जितना अंदर जाते उतने ही हरे भरे पेड़ दिखते। बड़े पेड़ आमतौर पर कई मंजिला घरों जैसे थे। बड़े पेड़ों की जड़ें जमीन पर हर जगह फैली हुई हैं, जो जमीन पर रेंगते हुए भूरे अजगरों की तरह एक दूसरे को काटती हुई दिख रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? मो कांगक्स्यू की आंखें थोड़ी उलझन में थीं। मैं जंगल में जा रहा हूं। मो कांगक्स्यू हैरान दिखे। स्टूडेंट्स में जंगल में अंदर जाने की हिम्मत सबसे कम उन सीनियर्स ने की जिनका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 था। क्या तुम जा रहे हो? या तुम यहीं रुक सकते हो और टीचर यांग के उसे ढूंढने का इंतजार कर सकते हो? क्लोवर किंग के पीछे जो निशान उन्होंने फॉलो किए थे, वे जल्द ही यहां आ जाने चाहिए। चू वेई यांग किंगक्सू से मिलना नहीं चाहता था। अगर वे मिलते भी तो यांग किंगक्सू अकेले काम करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती। ऐसे में मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं? मो कांगक्स्यू झिझक रही थी। जंगल में जाना खतरनाक था, लेकिन उसे यहां अकेले रहकर किसी का इंतजार करने में थोड़ा डर भी लग रहा था। आखिर जंगल में सब कुछ काफी अनजान था। अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, मो कांगक्स्यू ने दांत पीसते हुए कहा। उसे अब भी अंदर से लगा कि चू वेई के पीछे चलना बेहतर होगा। चैप्टर 56 इसके बारे में सोचना ही रोमांटिक है। चैप्टर 56 इसके बारे में सोचना ही रोमांटिक है। चल दर। चू वेई ने जमीन पर पड़ी म्यूटेंट लाशों को नहीं उठाया। हालांकि ये लाशें कीमती थीं। चू वेई उनका इस्तेमाल यांग किंगक्सू को यह बताने के लिए करना चाहता था कि वे ठीक हैं। जंगल में इस समय यांग किंगक्सू स्टूडेंट्स को आगे ले जा रहा था और क्लोवर किंग के भागते समय छोड़े गए निशानों का पीछा करते हुए चू वेई और मो कांगक्सू के निशान ढूंढ रहा था। मुझे आश्चर्य है कि चू वेई कैसा है। कई स्टूडेंट्स चू वेई की सेफ्टी को लेकर परेशान होने लगे। जब चू वेई का जिक्र हुआ तो भीड़ में कई स्टूडेंट्स क्लास मॉनिटर झांग जून की तरफ देखने लगे। जब मो कांगक्स्यू पहले खतरे में था तो यह क्लास मॉनिटर, जो आमतौर पर घमंडी था, डर गया और एक तरफ खिसक गया। लोगों को बचाने के चू वेई के काम की तुलना में झांग जून सच में और भी ज्यादा लू था। झांग जून ने भी सबकी भावनाओं को देखा और दुखी होकर कहा, चू वेई जरूर मर गया होगा। हीरो बनना और सुंदरता को बचाना इतना आसान नहीं है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 5 वाला एक म्यूटेंट जानवर था। झांग जून को नहीं लगा कि उसके पिछले काम शर्मनाक थे, बल्कि उसे लगा कि वह समझदार है, वरना वह झांग जून ही खाया जाता। केवल मूर्ख ही हीरो बनने की कोशिश करेंगे। जब सबने झांग जून की बातें सुनी तो उन्होंने उसे नफरत से देखा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उस मॉनिटर की तरफ नहीं देखा जो कभी क्लास का सेंटर था। टीचर यांग, देखो, वहां बहुत सारे म्यूटेंट जानवरों की लाशें हैं। यांग किंगक्स्यू ने आगे देखा और अपने सामने जंगल में कई लाशें पड़ी देखीं। उनमें से एक उसे बहुत जानी पहचानी लगी।
यह स्पिरिचुअल लेवल 5 म्यूटेंट जानवर क्लोवर किंग था जिसने चू वेई और मो कांगक्सू को खा लिया था। यांग किंगक्सू जल्दी से लाशों के बीच में आ गई। जितना उसने देखा उतनी ही हैरान हुई। इस क्लोवर किंग का पेट कटा हुआ था। यांग किंगक्सू यह समझ सकती थी। आखिर उसने सुना था कि चू वेई के हाथ में एक तेज दूसरे लेवल का काटने वाला चाकू था। क्लोवर किंग को पेट से काटना आसान था, लेकिन आसपास म्यूटेंट स्नो वुल्फ की लाशों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्नो वुल्फ की इन लाशों को मुक्कों और पैरों से पीट पीट कर मारा गया लगता है। जो इंसान इतने सारे स्नो वुल्फ को इतनी आसानी से मार सकता है वह जरूर लेवल 3 या लेवल 4 का स्टूडेंट होगा। लेकिन क्या यह चू वेई केवल लेवल 2 नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? उसने अपनी ताकत छिपा ली है। यांग किंगक्सू ने कुछ देर के लिए अपना मन शांत किया। कम से कम यह तो पता चल गया कि चू वेई को क्लोवर किंग ने पचा नहीं पाया है। टीचर, क्या आपको लगता है कि चू वेई मर गया है? एक स्टूडेंट ने पूछा। बिल्कुल नहीं। उसने इतने सारे म्यूटेंट जानवरों को मारा है, वह आसानी से नहीं मरेगा। हालांकि यांग किंगक्सू को नहीं पता था कि चू वेई क्यों चला गया, लेकिन अब उसे लगा कि चू वेई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। हालांकि उसका उससे ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, यांग किंगक्सू को लग रहा था कि चू वेई ऐसा इंसान नहीं था जो लापरवाही से मरेगा। और उसके सामने म्यूटेंट जानवर उसे बता रहे थे कि वह ठीक है। नहीं तो कोई भी स्टूडेंट क्लोवर किंग के शरीर को मिस नहीं करेगा। आखिर एक क्लोवर किंग सैकड़ों स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स को रिफाइन कर सकता है, जो उसके लिए भी बहुत सारा पैसा है। यह सुनकर कि चू वेई मरा नहीं है, झांग जून को छोड़कर सभी छात्रों ने तालियां बजाईं। झांग जून इस समय पूरी तरह से हैरान था। जमीन पर पड़े म्यूटेंट जानवरों की लाशों को देखकर वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें अकेले चू वेई ने मारा था। क्या यह अभी भी उसके दिमाग में फ्रेशमैन चू वेई है जिसे जब चाहे मैनिपुलेट किया जा सकता है? इस समय उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने तारीफ करते हुए कहा, चू वेई ताइयुआन शहर के टॉप पर खड़े दूसरे लेवल के हथियार रिफाइनर बनने के लायक है। भले ही उसे कोई म्यूटेंट जानवर खा जाए, उसके पास खुद को बचाने के लिए हथियार हैं। झांग जून की आंखें एक पल के लिए जम गईं। दूसरे लेवल का हथियार रिफाइनर, ताइयुआन शहर की चोटी, चू वेई। तभी उसके बगल में बैठी लड़की ने कहा, मुझे सच में उम्मीद है कि म्यूटेंट जानवर मुझे खा जाएगा ताकि चू वेई मुझे बचा ले। इसके बारे में सोचना भी रोमांटिक है। अध्याय 57 आध्यात्मिक फिंगरगन। अध्याय 57 आध्यात्मिक फिंगरगन। झांग जून ने यकीन न करते हुए गहरी सांस ली और आज जो कुछ भी हुआ उसे तुरंत याद किया। कुछ समय बाद उसे अचानक एहसास हुआ, वह समझ गया, वह सब कुछ समझ गया। आखिरकार उसे पता चल गया कि छुट्टी से वापस आने के बाद चू वेई से नाराज सभी क्लासमेट उससे दूरी क्यों बनाए हुए थे, क्योंकि वे चू वेई को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि झांग जून समझ गया था, लेकिन वह भी हैरान था। चू वेई असल में सेकंड लेवल रिफाइनर था और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि कुछ समय तक उसके लिए इस बात को मानना मुश्किल था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके क्लासमेट झूठ नहीं बोल रहे थे। चू वेई अचानक दूसरे लेवल का रिफाइनर बन गया। यह शायद सबसे बड़ा मजाक है जो भगवान ने उसके साथ किया है। झांग जून जंगल में कहीं गहरे में इस समय चू वेई 5 म्यूटेंट अजगरों से लड़ रहा था। इन 5 अजगरों में से हर एक की कमर बाल्टी जितनी बड़ी थी और उनके 10 मीटर से ज्यादा लंबे शरीर लोहे जैसे स्केल से ढके हुए थे। जब उनकी पूंछ हवा में लहराती थी तो वे आसानी से जमीन पर गहरे कीचड़ के निशान बना देते थे। हर बार जब अजगर काटता है तो वह आसानी से कई मंजिल ऊंचे पेड़ के तने को काटकर उसे सीधे तोड़ सकता है। 5 विशाल अजगरों में से चू वेई का शरीर बहुत छोटा है। विशाल अजगर के सामने मुर्गी जितना छोटा है, लेकिन चू वेई का शरीर बहुत लचीला है, खासकर उसकी अटैक स्पीड जो परछाई जितनी तेज थी। बड़े बड़े अजगरों के बीच कुछ उतार चढ़ाव के बाद चू वेई की उंगलियों ने एक स्पिरिचुअल बुलेट बनाई जो उस मार्शल आर्ट लेवल की एडवांस्ड मार्शल आर्ट थी जिसकी चू वेई प्रैक्टिस करते थे, स्पिरिचुअल फिंगर गन। तर्जनी उंगली बाहर निकली, पॉप पॉप पॉप। उंगली से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकली जो सीधे कई बड़े अजगरों की कमजोरी पर लगी, जिससे खून के टुकड़े निकले और कई बड़े अजगर जमीन पर गिर पड़े। यह साफ था कि वह बचने वाला नहीं था। डिंग, सिस्टम जीन निकाल रहा है। होस्ट को 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू, 1500 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी और 21,000 बटा 40,000 पॉइंट स्पिरिचुअल एनर्जी पाने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को 1 पॉइंट स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू मिलने पर बधाई, कुल 20 पॉइंट्स। डिंग, होस्ट को 1500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को 1 पॉइंट की स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू मिली। डिंग, 1 पॉइंट की ताकत मिली, कुल 22 पॉइंट और 2200 किलोग्राम का फिजिकल अटैक कर सकता है। अजगर के सारे जीन निकालने के बाद चू वेई ने अपनी मुट्ठी भींची और जमीन पर जोर से मुक्का मारा।
एक धमाके की आवाज के साथ जमीन पर ऐसा लगा जैसे हजारों किलोग्राम वजन का हथौड़ा मारा गया हो और लगभग आधा मीटर का गड्ढा बन गया। चू वेई खुशी से मुस्कुराया। स्पिरिचुअल एनर्जी मिलाने के बाद उसकी 22 पॉइंट्स की ताकत की खासियत लगभग 5000 किलोग्राम ताकत लगा सकती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी के दूसरे लेवल पर कोई इंसान नहीं कर सकता। अपनी अभी की ताकत से अगर उसका सामना स्पिरिचुअल एनर्जी के तीसरे लेवल पर किसी व्यक्ति से भी हो तो वह अपने विरोधी को सिर्फ ताकत से हरा सकता है। आखिरकार स्पिरिचुअल एनर्जी मिलाने के बाद भी लेवल 3 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले व्यक्ति की ताकत ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोग्राम से ज्यादा ही हो सकती है। चू वेई के पास एक बड़े पेड़ के नीचे मो कांगक्स्यू चू वेई को पीछे से देख रहा था। वह पूरे रास्ते चू वेई के पीछे पीछे आया था और उसने म्यूटेंट जानवरों को मारने का चू वेई का तरीका देखा था। लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले म्यूटेंट जानवर भी उसके हाथ से नहीं निकल पाते थे। यहां तक कि अभी लेवल 3 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बड़े अजगर भी चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी मार्शल आर्ट्स से आसानी से मारे गए। दुश्मन की लड़ने की ताकत को आम लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्टूडेंट्स से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि आम लेवल 2 के स्टूडेंट्स ऐसे म्यूटेंट जानवरों को मारना तो दूर की बात है, लेवल 3 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला एक रैंडम बड़ा अजगर भी कई लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्टूडेंट्स को निगल सकता है। उसकी असली कॉम्बैट पावर बस लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी के बीच एक परवट है। मो कांगक्स्यू ने मन ही मन में कहा और चू वेई को पहले ही एक बिगड़ैल इंसान के तौर पर लिस्ट कर लिया था। अध्याय 58 आध्यात्मिक क्यूई स्तर 3। अध्याय 58 आध्यात्मिक क्यूई स्तर 3। चलो चलते रहें, चू वेई ने सामने से चिल्लाकर कहा। ओह अच्छा, मो कांगक्स्यू ने जल्दी से जवाब दिया और दौड़कर आई। इस समय वह हमेशा की तरह अलग थलग दिख रही थी। इस समय वह अपने आइडल को फॉलो करने वाली एक छोटी फैनगर्ल की तरह लग रही थी। चू वेई ने इन अजगरों की लाशें नहीं उठाईं। हालांकि इन लाशों के कुछ इस्तेमाल थे, जैसे कि उनकी खाल से कवच बनाया जा सकता था, लेकिन चू वेई के फोन में जगह इतनी ही थी कि उसमें इतनी बड़ी चीज नहीं आ सकती थी। आगे बढ़ते हुए चू वेई का सामना एक म्यूटेटेड ग्रिजली भालू से हुआ। यह ग्रिजली भालू 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसने अपने पंजों से लगभग 10 मीटर ऊंचे एक बड़े पेड़ को उखाड़ दिया और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जब इसे घुमाया गया तो यह एक पेड़ जैसा था। बड़ी गदा ने आसपास के पेड़ों का एक टुकड़ा गिरा दिया। जब बड़ा पेड़ गिरा तो गिरे हुए पत्तों से आसमान भर गया और जमीन थोड़ी हिली। चू वेई ने अपनी उंगली हल्के से थपथपाई और घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गोली सीधे ग्रिजली भालू की आंख के सॉकेट से उसके सिर में जा लगी। ग्रिजलीज मर जाते हैं। चू वेई ने तुरंत जीन निकाला। डिंग। होस्ट को 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 3000 ऑरा पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। चू वेई ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, यह ग्रिजली भालू एक म्यूटेंट जानवर है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के चौथे लेवल तक पहुंचने वाला है। अगर इसकी तेज स्पीड और स्पिरिचुअल एनर्जी फिंगर गन जैसे लंबी दूरी के हमले न होते तो इससे निपटना सच में मुश्किल होता। ठीक है, चलते रहो। चू वेई ने अपने पीछे मो कांगक्स्यू से कुछ कहा और फिर आगे बढ़ गया। पूरे रास्ते खून ही खून था और चू वेई हर बार म्यूटेंट जानवर को मारने पर और ताकतवर होता गया। डिंग। होस्ट को 1000 की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट को फिजिकल स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट का 1 पॉइंट पाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट को 1 पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट को 500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग। होस्ट को डिंग। होस्ट को रास्ते में चू वेई सिस्टम की आवाज से लगभग सुन्न हो गया था। चू वेई जितना ज्यादा मारता वह उतना ही मजबूत होता जाता। उसे लगता था कि उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने स्पिरिचुअल एनर्जी के तीसरे लेवल तक पहुंचने वाला है। डिंग। होस्ट को 1500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स और 40,000 बटा 40,000 स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू पाने के लिए बधाई। जब चू वेई ने 2 सिर वाले म्यूटेटेड बाघ को मार डाला तो चू वेई की स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू आखिरकार पूरी हो गई। इस समय चू वेई को अपने पेट में सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धारा इकट्ठा होती हुई महसूस हुई। बूम के साथ वह स्पिरिचुअल एनर्जी के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। सिस्टम माई प्रॉपर्टीज पैनल खोलता है। होस्ट का मौजूदा प्रॉपर्टी पैनल इस तरह है। ताकत 30 पॉइंट्स, इससे होने वाली अटैक पावर 3000 पाउंड है। फिजिकल ताकत 10 पॉइंट्स, 1000 किलोग्राम से कम ताकत वाले हमलों से बचाव करने में सक्षम। फुर्ती 16 पॉइंट्स, 8 अटैक प्रति सेकंड। स्पिरिट 5 पॉइंट्स, आप 5 मीटर के अंदर सभी मूवमेंट्स को साफ साफ महसूस कर सकते हैं। विजडम 1 पॉइंट। नोट, होस्ट अलग अलग प्रोफेशनल नॉलेज पाने के लिए खुद से विजडम पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता है और सिस्टम से सवाल पूछने के लिए विजडम पॉइंट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑरा वैल्यू 0 बटा 80,000। स्पिरिचुअल एनर्जी का अभी का लेवल 3 है।
मुख्य एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0 पॉइंट्स। सिस्टम के अगले वर्जन में अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 0/100 की जरूरत है। होस्ट की क्षमता लाल बिजली। होस्ट कब्जा लेवल 2 वेपन रिफाइनर। अपने एट्रीब्यूट पैनल को और मजबूत होते देख चू वेई भी दिल से खुश था। 2 घंटे की क्रेजी किलिंग के बाद चू वेई को सिस्टम के जीन एक्सट्रैक्शन के कुछ नियम साफ तौर पर महसूस हुए। उदाहरण के लिए, जब शक्तिशाली म्यूटेंट जानवरों का शिकार किया जाता है तो जो एट्रीब्यूट पॉइंट निकाले जा सकते हैं वे ताकत वाले एट्रीब्यूट पॉइंट होने की संभावना है। अगर आप किसी तेज म्यूटेंट जानवर का शिकार कर रहे हैं तो आप शायद एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स निकाल लेंगे। जहां तक ऑरा वैल्यू की बात है, इसे निकालते समय यह रैंडमली दिया जाता है। चैप्टर 59 म्यूटेटेड जंगल में वाइब्रेशन। चैप्टर 59 म्यूटेटेड जंगल में वाइब्रेशन। जहां तक मुख्य एट्रीब्यूट वैल्यूज की बात है जिन्हें अपग्रेड करके अलग अलग एट्रीब्यूट्स में बदला जा सकता है, चू वेई ने उन्हें बिल्कुल भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैंने मेन एट्रीब्यूट वैल्यू पर क्लिक किया था तो वह सिस्टम द्वारा उसे दी गई वैल्यू थी। क्या इस मेन एट्रीब्यूट वैल्यू को सिर्फ सिस्टम ही रिवॉर्ड कर सकता है, या आपको किसी शक्तिशाली म्यूटेंट जानवर को मारना है? चू वेई के मन में यह अभी भी एक रहस्य है और ऐसा लगता है कि सुपर पावर निकालना आसान नहीं है। चू वेई का अनुमान है कि कम से कम सुपर पावर वाले म्यूटेंट जानवर को तो मारना ही होगा। आखिरकार पिछली बार मिली लाल बिजली दूसरे क्रम के म्यूटेंट जानवर रेड बर्ड के निकाले गए पंख थे। क्या आप आगे बढ़े? मो कांगक्स्यू पास आया और उसने उलझन में पूछा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि चू वेई का ऑरा इस समय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। चू वेई ने सिर हिलाया। मो कांगक्स्यू हैरान रह गई। उसने पहले कभी किसी को इतनी जल्दी अपना लेवल सुधारते नहीं देखा था। आपको पता होगा कि जब पिछले हफ्ते चू वेई का फिजिकल ट्रेनिंग रूम में टेस्ट हुआ था तो उसका स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 0 था, लेकिन वह कुछ ही दिनों में स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 3 पर पहुंच गया। इस समय उसे वही भ्रम हुआ जो झाओ शी को शुरू में हुआ था, यानी कि क्या मशीन पिछले टेस्ट के दौरान खराब हो गई थी? कोई इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ सकता है? थोड़ा आराम करो और हम बाद में फिर चलेंगे। चू वेई आगे बढ़ना चाहता था क्योंकि म्यूटेंट जानवरों का शिकार करने के 2 घंटे के दौरान चू वेई को हल्का सा महसूस हो रहा था कि जंगल में कहीं और कुछ बड़ा हुआ है। क्योंकि चू वेई ने कई म्यूटेंट जानवरों को उसमें से भागते हुए देखा जैसे वे भाग रहे हों, और जमीन से हमेशा हल्के वाइब्रेशन आते रहते हैं। चू वेई ने इसे पहले किताबों में देखा था। अगर पहाड़ और जंगल हिल गए और म्यूटेंट जानवर पागल हो गए तो जरूर कुछ हुआ होगा। सबसे ज्यादा संभावना है कि कोई जीनियस खजाना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का खजाना पैदा हुआ था, इसलिए म्यूटेंट जानवरों के बीच लड़ाई हुई। हाथापाई। मैं देखने जा रहा हूं। आधे घंटे आराम करने के बाद वे फिर से जंगल में अंदर चले गए। वह जंगल में जितना आगे बढ़ता गया, चू वेई को उतनी ही ज्यादा चीजें देखने को मिली जो उसने 2019 में धरती पर पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने 2 बदले हुए पेड़ों को एक दूसरे को गले लगाते और प्रेमियों की तरह चूमते देखा। 2 म्यूटेटेड घास खाने के लिए एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ रही थीं। वैसे भी यह सब बहुत नया है। एक छोटी नदी के पास से गुजरते समय नदी में एक बदला हुआ पत्थर छिपा हुआ था। जब दोनों लोग उसके हमले की रेंज में आए तो 2 मीटर ऊंचे पत्थर ने अचानक बीच से अपना पूरा शरीर फैलाकर उन दोनों को निगल लिया। लेकिन चू वेई ज्यादा तेज था। वह उछला और पत्थर के ऊपर मुक्का मारा। एक क्लिक की आवाज के साथ पत्थर टूट गया और ग्रे खून बहने लगा। डिंग। होस्ट ने जीन को सफलतापूर्वक निकाल लिया और 2 फिजिकल एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल किए। यह बदला हुआ पत्थर, जो स्पिरिचुअल एनर्जी के तीसरे लेवल तक पहुंच गया था, चू वेई के लिए ताकतवर बनने का सहारा बन गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल उदास होने लगा। धक्का धक्का धक्का। सामने धरती के हिलने की आवाज तेज होती जा रही थी। गर्जन। सामने से आई एक भयानक दहाड़ ने 100 मील के अंदर के सभी पक्षियों को चौंका दिया और वे सब उड़ गए। आउच। तभी उसी दिशा से एक और तेज और जंगली भेड़िए जैसी आवाज आई। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। ऐसा लग रहा था कि वे जंगल की गहराई के और करीब पहुंच रहे थे। वहां जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। टैप। चले चले। सामने से दौड़ने की आवाज आई। चू वेई ने आगे देखा तो एक बदला हुआ फायरबॉल, जिसकी पीठ पर सफेद हड्डी के निशान थे, इस तरफ दौड़ता हुआ आया। अचानक उग्र सांड जमीन पर गिर पड़ा। चू वेई को जब थोड़ी हैरानी हुई तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि आग की गाय के शरीर पर चींटियों का एक घना झुंड पड़ा हुआ है। चींटियों ने फायर काऊ को काटकर मार डाला और फिर इतनी तेजी से कि चू वेई अपनी नंगी आंखों से देख सकता था। असल में मजबूत फायर काऊ कुछ ही सेकंड में एक उदास सफेद कंकाल में बदल गई। चू वेई को हैरान होने का समय नहीं मिला और उसने देखा कि ये म्यूटेटेड चींटियां तेजी से चू वेई की ओर एक इंसान जितनी ऊंची गेंद की तरह बढ़ रही हैं।
चू वेई की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने बगल में खड़े मो कांगक्स्यू से कहा, जल्दी करो और शील्ड एक्टिवेट करो। उसी समय चू वेई मुस्कुराया, तुम सही समय पर आए हो, मैं तुम्हें अपग्रेड करने के लिए भेज रहा हूं। अध्याय 60 लाल बिजली चींटियों को मारती है। अध्याय 60 लाल बिजली चींटियों को मारती है। चू वेई दौड़कर आया और जब उसके हाथ का ब्रेसलेट हिला तो स्टील और लकड़ी का आर्मर तुरंत चू वेई के शरीर पर एक ट्रांसफॉर्मर की तरह लिपट गया। न सिर्फ चू वेई का शरीर बल्कि उसकी आंखें और सिर भी कसकर लिपट गए। असलियत, इनमें से हर म्यूटेंट चींटी स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 4 के दायरे में पहुंच गई है। इतनी सारी चींटियां एक साथ होने पर स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 7 से 8 वाले म्यूटेंट जानवर भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करते। चू वेई चींटियों के झुंड में फंस गया। हजारों म्यूटेटेड चींटियों ने बिना किसी गैप के तुरंत चू वेई को लपेट लिया, बिल्कुल एक बड़ी चींटी की गेंद की तरह। दूर से मो कांगज्यू ने उसका छोटा सा हाथ कसकर पकड़ रखा था। हालांकि चू वेई बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, फिर भी वह चिंता किए बिना नहीं रह सकी। पफट, चींटियों के गोले के बीच में बिजली चमकने जैसी आवाज आई। उसी समय गेंद के बीच से एक लाल रोशनी चमकती है। इसके तुरंत बाद चींटियों के झुंड में चू वेई की शानदार आवाज सुनाई दी, लाल बिजली। लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ और लाल बिजली चू वेई के शरीर के चारों ओर मौजूद चींटियों की पूरी सेना पर गिर पड़ी। क्रैक क्रैक क्रैक, म्यूटेटेड चींटियां एक के बाद एक चू वेई के शरीर से गिरीं और जल्द ही चू वेई का शरीर फिर से बाहर आ गया। चू वेई, जिसने अपना शरीर दिखाया, उसने स्टील का कवच पहना हुआ था और अपने दाहिने हाथ में लाल बिजली पकड़े हुए था। उसके पैरों के नीचे चींटियों की लाशों के ढेर थे। इस समय वह युद्ध के मैदान से लौट रहे बिजली के देवता जैसा लग रहा था। उसका शानदार अंदाज उसके सामने सब कुछ गिरा सकता था। मो कांगक्स्यू एक पल के लिए हैरान रह गई। चू वेई ने आज उसे पहले ही एक बड़ा सरप्राइज दे दिया था, लेकिन मो कांगक्स्यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू वेई इससे कहीं ज्यादा है। उसके पास असल में सुपर पावर थी। चू वेई का लेवल अभी तक सुपर पावर के लेवल तक नहीं पहुंचा है, जिसका मतलब है कि उसकी सुपर पावर जन्मजात है और वह जीनियस है। दूर खड़े चू वेई ने अपना स्टील आर्मर उतार दिया और अपनी शक्तियां दूर रख दी। अभी बहुत सारी म्यूटेटेड चींटियां थीं। अगर हम उन्हें एक एक करके मारेंगे तो हमें नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। तो चू वेई ने अपनी लाल बिजली का इस्तेमाल किया। चाहे कितनी भी चींटियां हों, अगर वे एक साथ इकट्ठा हो जाती तो उन्हें एक ही झटके में खत्म किया जा सकता था। अब परिणाम पाने का समय आ गया है। चू वेई ने अपने सामने म्यूटेटेड चींटियों की लाशों के पहाड़ी जैसे ढेर को देखा। ये म्यूटेटेड चींटियां सभी ऑरा लेवल 4 म्यूटेटेड जानवर थीं। अगर हर एक से जीन निकाले जा सकें तब यह बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। मैं सच में इंतजार कर रहा हूं कि मैं किस लेवल तक सुधार कर सकता हूं। चू वेई ने चींटियों की बस्ती पर अपना हाथ रखा। डिंग, सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट के नीचे कई जीव हैं। क्या आप एक साथ जीन निकालना चाहते हैं? निश्चित रूप से। यहां बहुत सारी चींटियां हैं और अगर मैं उन्हें एक एक करके निकालूं तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। यह सिस्टम काफी स्मार्ट है। डिंग, सिस्टम एक्सट्रैक्ट करना शुरू करता है और सिस्टम होस्ट द्वारा प्राप्त आइटम की लिस्ट रिपोर्ट करना शुरू करता है। डिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 2000 है। डिंग, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू 1 पॉइंट है। डिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 2000 है। डिंग, ऑरा वैल्यू। डिंग, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू। 1 मिनट बाद। डिंग, स्पिरिचुअल एनर्जी वैल्यू 2000 है। डिंग, स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू। इस बार सिस्टम से आई बीप की आवाज बहुत लंबी थी क्योंकि बहुत सारी चींटियां थीं। जैसे जैसे सिस्टम ने एक के बाद एक बीप किया, चू वेई को लगा कि उसके शरीर में ऑरा और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। मो कांगक्स्यू ने किनारे पर चू वेई को चींटियों के शरीर के बीच बेसुध देखा और वह मन ही मन चिंता करने लगी, क्या चू वेई अभी घायल हो गया? जैसे ही वह वहां जाने वाली थी, उसे अचानक चू वेई के शरीर से एक तेज स्पिरिचुअल एनर्जी की लहर आती हुई महसूस हुई, जिससे उसके बाल थोड़े से हिलने लगे। मो कांगक्स्यू ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, वह असल में फिर से आगे बढ़ा। इस समय चू वेई सिस्टम के लगातार एक्सट्रैक्शन के तहत स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 4 के दायरे में आ गया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत लगती है। डिंग, होस्ट को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। डिंग, होस्ट को स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट वैल्यू मिली। डिंग, होस्ट को ऑरा वैल्यू मिली। चू वेई के दिमाग में सिस्टम अभी भी रिपोर्टिंग कर रहा था। चू वेई के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी तेजी से बढ़ रही थी।